मैं ओम प्रकाश सिंह, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़। आज हम लोग आपदा और आपदा प्रबंधन पर बात करेंगे, जो एक किसी क्लास विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के समय में हर क्लास के लिए, हर बच्चों के लिए जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आज हम लोग एक बहुत बड़ा टॉपिक पर बात करने वाले हैं, करेंगे, जो पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरे विश्व की समस्या है। आपदा के अधीन हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आपदा जो है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यह जो एक महामारी है जिसे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, कोविड-19 यानी कोरोना। ये पूरा विश्व का एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है और पूरे मानव जाति के लिए एक चैलेंज है। ऐसे जब से मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, उसी समय से कोई न कोई आपदा समस्याएं आती रही है और ये हमेशा चलते रहता है। लेकिन उसका क्षेत्र किसी खास एरिया में ही प्रभावित करता है, एक खास परिवार को प्रभावित करता है। लेकिन अभी जो ये कोविड-19 जो है, कोरोना, ये पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है और पूरे विश्व के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं कि इस कोरोना काल में मानव जाति को कैसे बचाया जाए। इसमें दो तरह का हम लोग का काम करना है। एक तो जीना भी है, हाउ टू सर्वाइव, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचना है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी बचे। हम लोग तो अपना जीवन काल बहुत समय गुजार लिए, लेकिन इस बीमारी को देखकर अभी तक तो यही लग रहा है कि सारा काम काज पूरा वर्ल्ड का ठप हो गया है। डेली नए नए निर्देश जारी किया जा रहा है और फिर भी कोई कारगर उपाय अभी तक सामने नहीं आ पाया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें आपदा के बारे में, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इस विषय में। तो आपदा क्या है? आपदा कहिए, विपत्ति कहिए या सौरों कहिए, ये तो जीवन में आते रहता है। सुख और दुख, उतार और चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, ये जीवन का सत्य है। लेकिन उसका जो प्रभाव है, थोड़े समय के लिए मानिए विपत्ति आता है या कुछ एरिया तक ही विपत्ति आया, परिवार के एक सदस्य के ऊपर विपत्ति आया, तो बाकी लोग मदद करता है और हमारा मनोबल पूरा मजबूत रहता है। हमें आश्वासन मिलता है परिवार से, समाज से, तो हमारा जीने का जो लालसा है वो बढ़ा रहता है और हमें कम परेशानी होती है। लेकिन ये तो ऐसा बीमारी आया है कोरोना की, पूरा परिवार, एक परिवार में घुसता है तो पूरे परिवार को ही अपने चपेट में ले लेता है। लगता है कि इससे आदमी उभर नहीं पाएगा। बहुत सा होम क्वारंटाइन होना पड़ता है, आइसोलेशन में रहना पड़ता है। एक समय था कि समाज की, मानव की परिभाषा मान लीजिए सोशल एनिमल, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, आदमी एकदम समाज से कट जाना पड़ता है। चाह कभी परिवार के, समाज के लोग मदद नहीं कर पाते, तो ये बहुत विकट समस्या है। तो आपदा के बारे में हम बताए कि विपत्ति या कोई दुख, आपदा के बारे में ज़्यादा, आपदा तो जब से मानव जाति की शुरुआत हुई है तब से प्रकृति के साथ संघर्ष चलते रहा है। मनुष्य और प्रकृति में हमेशा संघर्ष होते रहा है। जीने के लिए मनुष्य को प्रकृति के अंदर रह के ही जीना है।
उसके साथ समायोजन कर करके, उसके साथ एडोप्टेशन कर करके अपना जीवन को यापन करना है। प्रकृति को हम लोग पूरा चैलेंज नहीं कर सकते। तो आपदा जो है, अप्स डाउन ये जीवन में आते रहा है। तो आपदा ये मानव जाति से के शुरुआत से ही चला आ रहा है, कोई नई समस्या नहीं है। आपदा जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा तो हो गया जो प्रकृति के द्वारा, उसका कारण प्रकृति होती है और उसमें हम चाह करके भी हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। तो जैसे प्राकृतिक आपदा में हो गया, उसमें भी दो तरह के उसका प्रभाव पड़ता है। एक तो प्रकृति आपदा जो होता है, एक तो होता है छोटे स्तर पर, छोटा सा नुकसान किया, जैसे मान लीजिए जान माल की हानि बहुत छोटे पैमाने पर होता है। जैसे कोई किसी को सांप काट लिया, ये भी एक आपदा ही है। कोई घर में दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, या बिजली का शॉर्ट सर्किट कर गया, बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। तो ये तो स्थानीय स्तर पर छोटे पैमाने पर होती है, ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं होता है, फिर आदमी उसका भरपाई कर लेता है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो आपदाएं होती है, उसमें हमारा जो भी बचाव का उपाय होता है वो कम होने लगता है। जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, वज्रपात हुआ, या युद्ध की स्थिति हो जाती है, या महामारी। अभी ये कोरोना जो है एपिडेमिक, ये महामारी ही है। महामारी भी होता है कि खास एरिया विशेष में फैले। जैसे पुराने समय में हैजा फैलता था, प्लेग फैलता था, किसी गांव क्षेत्र को ही अपने चपेट में लेता था। लेकिन एक ऐसा महामारी है कोविड-19 कोरोना, जो पूरे वर्ल्ड को अपने चपेट में ले लिया है। और जो भी हमारे पास मेडिकल सुविधा है कम पड़ता नजर आ रहा है। आग लग जाना, औद्योगिक दुर्घटना हो जाती है। तो ये हो गया मानव, ये आपदा का प्रभाव। अच्छा, मानव सभ्यता की उत्पत्ति जब हुई है, उस समय मनुष्य के पास कम आवश्यकता थी, जीने का जो स्तर था वो प्रकृति के ऊपर ही निर्भर रहता था, ज़्यादा उसकी आवश्यकताएं नहीं थी। वो जीने के लिए अपना जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, ठंड लगता था तो जानवरों के खाल पहन लेता था। तो सीमित आवश्यकता थी। आज के समय हमारी आवश्यकता भी बड़ी है, जिसको हम कहते हैं जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है। तो प्रकृति के साथ हम कैसे एडजस्ट करें, नेचर के साथ हम कैसे एडजस्टमेंट करें, कैसे एडॉप्टेशन करके अपना हम विकास करें। तो मानव जाति का और मनुष्य का प्रकृति के साथ शुरू से संघर्ष रहा है, और इसी को हम लोग कल्चर कहते हैं। ये जो संघर्ष है मानव जाति और नेचर से संघर्ष जो होता है, इसी को हम कल्चर भी कहते हैं। इसी से कल्चर की उत्पत्ति भी होती है। ये कल्चर यही हुआ, मानव और प्रकृति के बीच जो संघर्ष होता है। संघर्ष क्यों होता है? जीने के लिए होता है। मनुष्य को प्रकृति के द्वारा जो संसाधन है उसी के ऊपर निर्भर रहना है, तो संघर्ष चलते रहता है। तो मानव और प्रकृति का जो संघर्ष है, यही हमारा कल्चर बन जाता है। इसीलिए देखिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का कल्चर होता है, क्योंकि अलग अलग तरह का प्रकृति है। दूसरे जगह का जो नेचर है उसके साथ दूसरे एरिया का तुलना नहीं किया जा सकता है। उसके अनुसार जहाँ पर जैसा नेचर है उसी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, एडॉप्टेशन करना पड़ता है। और एक तो यह बात हो गई कि क्षेत्र भाई जो नेचर है, वातावरण है, उसके साथ हम एडजस्ट करें। दूसरा बात इसमें यह है कि यह नेचर भी, प्रकृति भी परमानेंट नहीं है, यह भी परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहता है। जैसे मान लीजिए पहले एक समय था कि बहुत दूसरे तरह की बीमारियां होती थी,
लेकिन अब मान लीजिए अभी कोविड-19 की चर्चा पूरा हर जबान पर है, हर आदमी के पास है, तो ये चलते रहता है। इसलिए कहा गया कि सम्यक सर्तिति संसारम। ये कहावत है पुरानी कि सम्यक सर्तिति संसारम, जो नित्य परिवर्तनशील है वही संसार है। वो हमेशा बदलाव होते रहता है, कोई ना कोई परिवर्तन होते रहता है, लेकिन उसके साथ अगर हम अपना अंदर बदलाव करें, उसके अनुसार हम परिवर्तनशील हम भी रहें, तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर अपने आप को हम नहीं बदलाव लाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी को ही बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी नहीं बच पाएगी। तो हमको तो बचना ही है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ही बचाना है। मनुष्य जीव और मनुष्य वातावरण का देन है। कहा गया है कि जितने भी जीव या मनुष्य हैं वो क्या होते हैं, अपने इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी जीव हैं, वो अपने पर्यावरण का देन होते हैं, इन्वायरमेंट का देन होते हैं। तो अपने इन्वायरमेंट को हमको ठीक रखना है समयानुसार। जब जैसा समय आवे उसके अनुसार अपने इन्वायरमेंट को हम ठीक रखें। इसमें दो चीज़ें, इन्वायरमेंट जब हम नाम लेते हैं तो दो बात आ जाती है। एक तो प्राकृतिक इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण। दूसरा हो गया मानव निर्मित वातावरण। ये होता है मैन मेड, ये होता है नेचर मेड। जैसे इसके अंतर्गत पहाड़, पठार, नदी, समुद्र, मिट्टी, जंगल, ये सब आता है। इसको तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं। मानव निर्मित वातावरण का भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे इसको सांस्कृतिक वातावरण भी हम लोग बोलते हैं। सांस्कृतिक वातावरण। तो सांस्कृतिक वातावरण मान लीजिए जो मैन मेड है, जैसे इंडस्ट्री हुआ, स्कूल हुआ, सड़क हुआ, बहुत तरह का है जो मनुष्य बनाया है। बड़े बड़े डैम हुआ, उद्योग हुआ, तो ये मानव निर्मित वातावरण है। नेट हुआ, मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, तो आजकल दोस्ती हुआ, समाज हुआ, परिवार हुआ, तो ये मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक वातावरण का तो प्रभाव पड़ता ही हमारे ऊपर, लेकिन मानव निर्मित वातावरण का उससे भी ज्यादा प्रभाव है। और ये मानव निर्मित या सांस्कृतिक वातावरण बदलते रहता है, ये भी बदलता है। उसके अनुसार भी हम लोग को अपना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है उसके अनुसार। जैसे अभी पूरा वातावरण कोविड-19 में बदला हुआ है, तो कोविड-19 वातावरण बदला हुआ है, तो उसके अनुसार हम अगर अपने आप में बदलाव करेंगे, उसके अनुसार एडजस्टमेंट करें, एडोप्टेशन अपने अंदर करेंगे, तो हमारा बचाव हो सकता है। जैसे जो भी गाइडलाइंस आपदा प्रबंधन के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे मास्क को पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, 6 फीट की दूरी, और हैंड वॉश करना है, रूम को सैनिटाइज करना है, अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है। बाहर तो निकलना पड़ेगा, काम बस जाना है, अनावश्यक नहीं घूमना, झुंड में नहीं घूमना है। कौन आदमी संक्रमित है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इस विपत्ति के समय में अपने आप को कैसे बचावें, काम भी करें। जिंदा रहने के लिए तो काम करना है, विद्यार्थी है उनको पढ़ाई भी करना है, समय को रोका नहीं जा सकता है। हम लोग महसूस करते हैं कि आप लोग बच्चों को काफ़ी नुकसान हो रहा है,
जैसे अपने आप में परिवर्तन करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके पास पहुंचे। जैसे अभी जो हम लोग वीडियो लेक्चर बना के दे रहे हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। पहले हम लोग क्लासरूम बैठते थे, आप लोगों को पढ़ाते थे जब तक कोरोना नहीं था। अभी क्या है, 6 फीट का दूरी कहता है, तभी हम लोग वीडियो लेक्चर बना के दे रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग से जुड़ रहे हैं, ताकि आप जहाँ भी हैं आपको आपका विकास होते रहे, आपका विकास का काम नहीं रुके, हम लोग जिंदा भी रहें, सर्वाइव भी करें। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों आदमी को एक दूसरे के से एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। हम लोग एक दूसरे के साथ तालमेल करके चलें तो हम लोग अपना काम भी कर सकते हैं और अपना विकास भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम लोग बचा भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी ऑनलाइन सुविधा दिया जा रहा है, समय समय जो गाइडलाइंस दिया जा रहा है अभी आपदा प्रबंधन के द्वारा, उसको हम लोग फॉलो करें। इसी को बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ये तो हो गया आपदा। अब आपदा से कैसे हम बचाव करें, ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। मान लीजिए अभी हम लोग कोविड-19 को लेकर ही बात कर रहे हैं, चूंकि अभी ज़्यादा अभी बड़ी बड़ी समस्या है, तो इससे हम लोग कैसे मैनेजमेंट करके अपने आप को बदल करके चल पाए। इससे क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट करने से क्या होगा कि जान और माल की हानि जो है कम होगा। उसको रोक नहीं सकते हैं, कोविड-19 को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आपदा प्रबंधन के गाइडलाइंस जो है, मैनेजमेंट है, उससे गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे तो हम अपना काम भी कर लेंगे और नुकसान से भी बचेंगे। तो नुकसान को कम किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट यही हुआ कि नुकसान को कम करना, लाइफ का भी नुकसान और प्रॉपर्टी का भी नुकसान कम किया जाए। जैसे मान लीजिए बाढ़, जो फ्लड एरिया है, तो फ्लड एरिया में अगर जानते हैं कि बाढ़ आता है, फ्लडेड एरिया जोन है, तो बाढ़ बरसात के पहले अगर हम लोग सारी व्यवस्था रखें, बहुत तरह के दवाइयाँ का स्टोर रखें, खाद्यान्न का स्टोर रखें, जो डैम है उसको रिपेयर कर लें, नाव वगैरह की सुविधा रखें, तो बाढ़ आ जाने पर नुकसान कम होगा, जान माल की हानि कम होगा। लेकिन बाढ़ आ जाए उसके बाद अगर हम लोग व्यवस्था करने लगेंगे तो बहुत नुकसान होगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट करके चलेंगे तो नुकसान कम होगा, नुकसान को कम किया जा सकता है। आपदा को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे बच सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अभी कोविड-19 का जो समय है, पूरे वर्ल्ड में एक रिसर्च का विषय है कि स्कूल को कैसे खोला जाए, खोलने से क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बहुत तरह का रिसर्च हो रहा है। तब तक हम लोग आप लोगों को बचने के उपाय बताते हैं कि हर हाल में इसका पालन करना है। दूसरी बात कि ये प्रकृति का, नेचर का सत्य है। इस संबंध में डार्विन नामक वैज्ञानिक बहुत पहले ही सिद्धांत दे चुके हैं, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत पुरानी सिद्धांत दे चुके हैं कि वही आदमी सरवाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा। सरवाइव कौन करेगा? जो फिटेस्ट होगा। मान लीजिए अभी कोरोना महामारी है, तो वही लोग सरवाइव कर पा रहे हैं जिनका इम्यूनिटी जो है काफ़ी मजबूत है या इम्यूनिटी को मजबूत करके रखे हुए हैं। आपदा प्रबंधन के गाइडलाइंस जो निर्देश जारी हो रहा है, जो मेडिकल साइंस का जो रिपोर्ट गाइडलाइंस आयुष मंत्रालय के द्वारा, एलोपैथ के द्वारा,
बहुत तरह का गाइडलाइंस दिया जा रहा है, उसको फॉलो करते हुए जो लोग अपने इम्यूनिटी को मजबूत रखे हुए हैं, वहाँ कोरोना हो भी रहा तो ठीक हो जा रहा है। जो मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, और आपदा प्रबंधन के द्वारा इस संबंध में जो भी गाइडलाइंस दिया जा रहा है उसका पालन कर रहे हैं, तो उनका नुकसान नहीं हो रहा, बीमारी हो रहा है, ठीक हो जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जान करके भी उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अनावश्यक बाजार में भीड़ लगा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उनका नुकसान हो रहा है। तो डार्विन के सिद्धांत को हमेशा ध्यान रखना है। बहुत पुराना सिद्धांत दे चुके हैं कि सर्वाइव वही करेगा जो फिटेस्ट होगा। हर तरह से फिटेस्ट का मतलब हुआ कि आप मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आप फिट रहिए, अपने वातावरण के अनुसार, अपने इन्वायरमेंट के अनुसार आप फिटेस्ट रहिए। देखते हैं आंधी तूफान आता है तो बड़ा बड़ा पेड़ जिसका जड़ मजबूत होता है वो काफ़ी खड़ा रहता है, और जो कमजोर पेड़ होता है वो उखड़ जाता है। इधर कोई बीमारी फैल रहा है तो हल्का फल्का झटका भी लगता है तो सर्वाइव नहीं कर पाता है। लेकिन जो मजबूत है, जिसका इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत है, वो अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान शुरू से दिया हुआ है, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, तो कुछ भी उसका नहीं नुकसान होता है। तो डार्विन के सिद्धांत को फॉलो करना है। अगर जीना है तो फिट होकर जीना है। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट, अभी एक मूवमेंट चल रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट क्या है कि हम हमेशा फिट रहें, अपने आप को फिट रखें, मेंटली, फिजिकली, योगा करें, दौड़ लगाएं, या जो भी हमसे बन पाता है उस काम को करें, अपने खान पान को ठीक रखें, अपने इम्यूनिटी बूस्टर को मेंटेन करें। तो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, इसको फॉलो करना है, हमेशा फॉलो करना है, हमेशा के लिए। कहा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। एक पुराना संस्कृत में कहावत है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, खलु धर्म साधनम। इसका मतलब होता है कि सब साधन में मूल शरीर है। कहा गया है, इसका सिंपल भाषा है कि सब साधन में मूल शरीर है। यानी कोई भी हम काम करें, पढ़ाई हो, लिखाई हो, नौकरी हो, खेती बाड़ी हो, इंडस्ट्री में काम करते हो, तो उसमें शरीर ही मूल्य है। जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, ना हमसे पढ़ाई होगा, ना हमसे खेती बाड़ी हो पाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अपने शरीर को हमेशा फिट रखना है, मूल है शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए बोला गया। तो इसके लिए हम लोग को ये डार्विन भी बोल चुके हैं, बहुत पुराने सिद्धांत दे चुके हैं कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सबसे पहले हम लोग को फिट रहना है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई दुनिया है। और फिट रहने के लिए इस बड़ा महामारी काल में हम लोग को गाइडलाइंस को फॉलो करना है। किसी भी हाल में आपदा प्रबंधन का जो गाइडलाइंस है उसमें कोताही नहीं बरतना है। कहा गया है ना कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। देखिए, बहुत आदमी, लाखों आदमी डेली, अभी तो कोरोना का मान लीजिए महामारी का बात है, लेकिन लाखों आदमी एक्सीडेंट के द्वारा, दुर्घटना के द्वारा मर जाते हैं। उनको मालूम है कि हेलमेट पहनना है, फिर भी हेलमेट नहीं पहनते हैं। अगर वो हेलमेट पहनते हैं
तो उनका लाइफ बचता, लेकिन वो नहीं पहनते हैं। हम लोग अब सबको मालूम हो गया कि मास्क पहनना है, दूरी को मेंटेन करना है, हैंड वॉश करना है, बिना मतलब के बाजार नहीं निकलना है, अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं करना है, फिर भी हम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। वैसे स्थिति में लाइफ का रिस्क बढ़ जाता है। आप रिस्क ले रहे हैं अनावश्यक। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट जो है, ये महान वैज्ञानिक जो है डार्विन, बहुत पहले इस विषय में बात कर चुके हैं। फिटेस्ट रहिएगा, जिंदा रहिएगा। दूसरा कि इम्यूनिटी बूस्टर को बना कर रखना है। तीसरा इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए, जब तक पर्यावरण है, जब तक वातावरण हमारे अनुकूल है, हम लोग जिंदा हैं। जिस दिन इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, उसमें असंतुलन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अगर हो जाएगा, इम्बैलेंस, तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। जितने भी जीव जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि उनका पर्यावरण उनके रहने के लायक है। तो अपना पर्यावरण को हमेशा ठीक रखना है, रहने के लायक रखना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बना कर रखना है। अभी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की समस्या बहुत है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो प्रदूषण के रूप में हम लोग जानते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की समस्या हर जगह आ गई है। वह ये हवा में भी आ गया है, जिसको हम एयर प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जल में भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ गया है, जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हमारी मिट्टी भी पेस्टिसाइड्स वगैरह का अधिक उपयोग करके उसको भी हम लोग मिट्टी प्रदूषण कर दिए हैं। और उससे जो खाद्यान्न ले रहे हैं, उसके माध्यम से पेस्टिसाइड जा रहा है। तो हम लोग को जैविक खेती अगर करें, ताकि कम से कम जहर हमारे शरीर में जाए, टॉक्सिन कम से कम लेना है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखना हमेशा, हर हाल में, ताकि हम भी जिंदा रहें और आने वाली पीढ़ी भी जिंदा रहे। तो ये आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ये हम लोगों को जितने भी गाइडलाइंस है, विशेषकर अभी वर्तमान में कोविड-19 को लेकर के, इसको हम लोग को पालन करना हर हाल में। जैसे मास्क को पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना है, हैंड वॉश बराबर करना है, रूम सैनिटाइजर का उपयोग करना है, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। आप घर से बाहर बिना काम का निकल रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग को ध्यान रखना है, ताकि हम अपना विकास भी करें और सर्वाइव भी करें। साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा इन्वायरमेंट हम दें। तो ये आपदा प्रबंधन का जो गाइडलाइंस है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि इसको हल्के में नहीं लेना है। अभी पूरा समाज के हर वर्ग के लोग इस क्षेत्र में काफ़ी अवेयरनेस, जागरूकता जिसको कह सकते हैं, अवेयरनेस विभिन्न विभाग के द्वारा, मेडिकल विभाग के द्वारा, समाज के द्वारा, हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है कि आपको अवेयरनेस लाया जाए इस महामारी काल में, और साथ में साथ पढ़ाई भी हो। आपका पढ़ाई लिखाई भी चलता रहे, इससे ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। बड़ा बड़ा मुसीबत आया है, जब से मानव जाति इस धरती पर आई है। हम बताया कि संघर्ष शुरू से होता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी प्लेग, पोलियो, जैसे पोलियो था, एक समय था काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप था। आज देखिए पोलियो को हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं, अब बहुत कम नाम मात्र का है पोलियो। तो इस महामारी के ऊपर भी मनुष्य जो है विजय हासिल करेगा। जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उसमें मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा सूझबूझ वाला आदमी है। मनुष्य है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सूझबूझ की शक्ति, उसका डेवलप माइंड है। तो ये वायरस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
जब तक इस वायरस पर को हम लोग इसके ऊपर विजय हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। अन्यथा आने वाला समय में तो ये तो वायरस ऐसा वायरस का बहुत सा आया है, चला गया है। थोड़ा समय के लिए हम लोग को हर हाल में इसको पालन करना है और आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपना काम भी करना है। पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हम लोग ये दूसरे को भी इसमें जागरूक करना है। हर आदमी का काम है कि अपने भी जागरूक हो। सिविक सेंस, ये बहुत बड़ी बात है। सिविक सेंस को डेवलप किया जाए। सिविक सेंस यानी नागरिक बोध, नागरिक बोध। हर आदमी के अंदर नागरिक बोध हो, और जिस देश के नागरिक में जितना अधिक सिविक सेंस होता है उतना ही वह ये डेवलप सिटीजन कहलाता है, विकसित नागरिक कहलाता है। सिविक सेंस का मतलब हुआ कि हम अपने अधिकार, राइट्स को भी जाने, राइट्स और ड्यूटी को भी, दोनों को लेकर चले। राइट्स और ड्यूटी, अधिकार और कर्तव्य, दोनों में सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे तो हम एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाएंगे। आपका अधिकार है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पढ़ें, लेकिन कर्तव्य भी है कि जो भी स्कूल से निर्देश दिया जा रहा है या आपके पेरेंट्स के द्वारा जो निर्देश दिया जा रहा है उसका पालन करें, हर हाल में पालन करें। विशेषकर इस कोविड-19 के समय में जो पूरा वर्ल्ड को, विकास को बाधित कर दिया, फिर भी मनुष्य इस पीरियड में भी संघर्ष कर रहा है। बताए थे आप लोगों को कि शुरू से मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष होते आ रहा है, शुरू से होते आ रहा है, उसी को कल्चर कहते हैं। कल्चर क्या हो जाता है कि मान लीजिए जो संघर्ष होता है, उसके संघर्ष करने के लिए सबसे पहले आपको अपना हैबिट बनाना पड़ता है, आदत। जैसे मान लीजिए अभी आपको अपना हैबिट क्या बनाना है कि मास्क पहनना है, हमेशा खाने के पहले हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, अनावश्यक नहीं घूमना है। तो एक हैबिट, कुछ दिन तकलीफ होगा, लेकिन जब ये हैबिट बन जाएगा तो बार बार आप तो खुद अपना काम करिएगा, बिना मास्क से आप निकलिएगा नहीं, खाने के पहले आप हाथ धोने लगिएगा। तो एक हैबिट बनाना है। यही हैबिट जो है ये नेचर बन जाता है, स्वभाव। ये आपका नेचर हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा, ये आपके आदत में शामिल, स्वभाव में शामिल हो जाएगा। तो ये स्वभाव जो है, हैबिट को स्वभाव में, नेचर में बदल दीजिए। यही नेचर जो है आपका कल्चर बन जाएगा। कल्चर, जब ये कल्चर बन जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, तो फिर आप हमेशा सुरक्षित रहिएगा। और यही कल्चर बाद में सिविलाइजेशन बन जाएगा। सिविलाइजेशन, सभ्यता। जब लंबा समय तक चलेगा ये सब स्थिति, तो आपके ये सभ्यता हो जाएगी। फिर हमको जीना आ जाएगा, इसी माहौल में जीना आ जाएगा, इसी माहौल में अपना काम करना आ जाएगा, अपना विकास करना आ जाएगा, हमारा काम भी नहीं रुकेगा, सब काम नॉर्मल चलते रहना। अभी तो नया नया थोड़ा सा इसमें बहुत सा लोगों के अंदर डर भी पैदा हो गया है, और डरने की जरूरत है। जब तक हम लोग डरेंगे नहीं तो ये मानव का नेचर है कि हम लोग सावधानी भी नहीं बरतते हैं। तो हम लोग को अपना हैबिट को, लास्ट में मैं ही कहेंगे, अपना हैबिट को सुधारिए। हैबिट खुद नेचर बन जाएगा तो बार बार आपको कठिनाई, शुरू में कठिनाई होगी, फिर ये आपका कल्चर बन जाएगा, फिर यही कल्चर एक सिविलाइजेशन बन जाएगा। तो इसको फॉलो करिए। धन्यवाद।